ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के महत्वपूर्ण प्रावधानों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता आशीष कुमार पांडे। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अमित गोयल। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के महत्वपूर्ण प्रावधान पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता आशीष कुमार पांडे जी मौजूद हैं। आशीष जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत करते हैं। ये जो नया साक्ष्य अधिनियम 2023 आया है, मोटे तौर पे क्या है और ये पहले के प्रावधानों से किस तरीके से अलग है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? पर्टिनेंट क्वेश्चन आपने किया है और हम इसकी शुरुआत करते हैं कि इन कानूनों की आखिर जरूरत ही क्यों पड़ी। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे एलिगेशंस लगे हैं। अगर आप देखें कि इन कानूनों की कोई जरूरत नहीं थी, जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश सिस्टम चला आ रहा था उसमें छेड़खानी करने की क्या जरूरत थी। देखिए, इस चीज को समझने की जरूरत है कि भारत आज अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और हम जब अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से जुड़े हुए कानूनों की बात करें, चाहे आईपीसी की बात करें, वो आपका 1860 का कानून, सीआरपीसी की बात करें 1973 का कानून है, इसी तरीके से इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करें, ये भारतीय साक्ष्य कानून जो अभी एप्लीकेबल है देश में, वो 1872 का कानून था। और जब हम 1872 कहते हैं तो आप इसको समझिए कि हम जो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था उसके जस्ट बाद की बात कर रहे हैं, जिस समय ब्रिटिश शासन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का शासन अपने हाथों में ले लिया था, उसके बाद ये कानून लाए गए थे। तो अगर आप 2024 में देखें तो इन कानूनों की जो एक रेलेवेंसी है उसको लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस अपने आप में उठाए जा सकते हैं। चेंजेस की बात हम बाद में करते हैं, लेकिन अगर जब चेंजेस की हम बात करते हैं तब इस चीज को समझने की जरूरत है कि अगर भारत के कानूनों में ब्रिटिश मोनार्की का जिक्र आ रहा है, भारत के कानूनों में कॉलोनियल रेफरेंसेस का जिक्र आ रहा है, तो एक इंडिपेंडेंट देश होने के नाते ये शायद उचित ही है कि भारत अपने कानूनों को खुद ही बनाए और एक नई शुरुआत करे, जिससे कि क्रिमिनल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम की बेहतरी की जा सके। इनके अलावा भी अगर आप देखिए, जिस समय ये पुराने कानून लाए गए उस समय चूंकि कॉलोनियल एरा चल रहा था, तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इन कानूनों का ये था कि किसी तरीके से ब्रिटिश एम्पायर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। जबकि वर्तमान सरकार को अगर आप देखें तो सरकार का अप्रोच पीपल सेंट्रिक है। भारत सरकार की कोशिश ये है कि देश के जो क्रिमिनल कानून है उनका लक्ष्य जस्टिस डिलीवरी होना चाहिए, न कि एक तरीके से दंड की तरफ उन्मुख होना चाहिए। अब अगर आप इसी प्रक्रिया को आगे देखें तो अगर मेरिट्स की बात करें कि क्यों ये कानून लाए गए, तो इस चीज को भी समझने की जरूरत है कि जिस समय ये कानून लाए गए उसके बाद कोर्ट्स के अनगिनत जजमेंट्स आए हैं जिनमें इन कानूनों को एक्सप्लेन किया गया है, कहीं पर मॉडिफाई किया गया है और इन सारे चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत थी। अब एक तरीका ये हो सकता था कि धीरे धीरे करके उन सारी चीजों को वन बाय वन इनकॉर्पोरेट किया जाता, या एक तरीका ये हो सकता था कि आप एक बिल्कुल नई शुरुआत करते हैं, नए तरीके से कानून लाते हैं जो कि पीपल सेंट्रिक है, एक उभरते हुए भारत की जो जरूरत है उसके अनुरूप कानून लाए जाए। और उसी चीज को, उसी आवश्यकता को समझते हुए भारत की पार्लियामेंट ने इन कानूनों को पास किया, जिसमें कि इन 3 कानूनों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अब देखिए, इस चीज को भी आपके माध्यम से सभी श्रोतागणों को इस चीज को भी समझने की जरूरत है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम आखिर इतना इम्पोर्टेंस क्यों रखता है भारत का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसके फ्रेमवर्क में। देखिए, एक बहुत ही पॉपुलर सेइंग है, अगर आप देखें बॉलीवुड मूवीज से ये काफी चर्चित हुई, कि कानून अंधा होता है, कानून को कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। अब जब आप कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट केवल उन्हीं चीजों को देख सकता है, उन्हीं चीजों को सुन सकता है, समझ सकता है जिसकी की परमिशन भारतीय साक्ष्य अधिनियम में दी, जिसको कि एविडेंस के रूप में कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया जा सकता है और अपना जजमेंट जब भी कभी कोर्ट देगा उन्हीं एविडेंस के बेसिस पर देगा। इसलिए भारतीय जो एविडेंस एक्ट है, साक्ष्य अधिनियम है, उसकी इम्पोर्टेंस एक बहुत ही फंडामेंटल पोजीशन पर है। अब अगर हम मेरिट पर बात करें कि इन कानूनों से क्या बदला देश में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम से ऐसा क्या बदलाव हो गया जो कि पहले के कानूनों में नहीं था, इस चीज को ध्यान में रखा जा सकता है कि जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड स्ट्रक्चर था उसमें बहुत ज्यादा छेड़खानी नहीं की गई, लेकिन जो मॉडिफिकेशंस रिक्वायर्ड थे आज की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए उन मॉडिफिकेशंस को किया गया।
दो ऐसे मॉडिफिकेशंस बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। देखिए, सबसे पहला अगर आप देखें पिछले कई सालों में ऐसा आपने देखा है कि बहुत सारे क्राइम्स भारत से बाहर कमिट होते हैं और कहीं ना कहीं वो देश की सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी या फिर बाकी फाइनेंशियल क्राइम्स हैं उनसे कहीं ना कहीं लिंक करते हैं। अगर कम्युनिकेशन एक अपराधी दूसरे अपराधी से करता है तो कहीं ना कहीं पहले ईमेल सेंड करता था, व्हाट्सएप मैसेजेस सेंड करता था या दूसरे तरीके के मोड ऑफ कम्युनिकेशंस को वो एम्प्लॉय करता था। लेकिन आज की डेट में इतनी सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक मीन्स आ चुके हैं अपनी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को फर्दर करने के लिए कि उन सारी चीजों को एक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के रूप में कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना और प्रस्तुत करने के बाद प्रूफ करना प्रोसिक्यूशन के लिए काफी एक मुश्किल भरा कार्य होता है। अगर आप रिसेंट एग्जाम्पल देखें, अभी एक लेटेस्ट हमारा दिल्ली में केस चल रहा है आपका लिकर स्कैम में प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी इसके सामने एक सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस था, जो मल्टीपल मोबाइल फोन्स थे, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया और उसके बाद भी प्रोसिक्यूशन को अपना केस उसके बेसिस पर सिद्ध करना है। तो इन सारी चीजों को इन नए कानूनों में ध्यान में रखा गया है और इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ कम्युनिकेशन में जो भी चीजें रिकॉर्ड हो रही है, चाहे प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, उनको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के रूप में एक्सेप्ट किया गया। देखिए, सेकेंडरी की इंपॉर्टेंस यहाँ इसलिए बढ़ जाती है कि अगर आपके फोन में कोई मोबाइल मैसेज है या रिकॉर्डिंग, वो अपने आप में प्राइमरी एविडेंस हो जाता है। लेकिन अगर आप इस मैसेज को आगे फॉरवर्ड कर देते हैं या किसी दूसरी डिवाइस में स्टोर कर देते हैं और साइमल्टेनियसली जो आपकी प्राइमरी डिवाइस है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो प्रोसिक्यूशन के सामने एक चुनौती होती है कि जो सेकेंडरी डिवाइस में जो कॉपी है उस कॉपी की एविडेंशियली रेलिवेंस को कैसे प्रूव किया जाए। इन सारे प्रावधानों का नए कानून में ध्यान रखा गया है। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि ये नए कानून बिना पुरानी व्यवस्था की मेरिट्स को छेड़े हुए नए जमाने की जो सच्चाइयां हैं उनको इनकॉर्पोरेट करते हैं और इस तरीके से कहीं ना कहीं प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज को नए जमाने की जो सच्चाइयां हैं उनसे एक्टिव करते हैं और कहीं ना कहीं पीपल सेंट्रिक अप्रोच रखते हैं, इससे कि केवल प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज ही नहीं। देखिए, ये बात भी महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ सालों में हमने देखा कोरोना की वजह से जीवन के हर एस्पेक्ट पर कहीं ना कहीं फर्क पड़ा है। हमारी कोर्ट में जो जिस तरीके से व्यवस्थाएं चल रही हैं, इस कोरोना के बाद की परिस्थितियों का उस पर भी प्रभाव पड़ा है। आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट है, कई सारे हाई कोर्ट्स हैं, यहाँ तक कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी आजकल इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू, वर्चुअल मोड के थ्रू भी अपने स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं और कोर्ट उन स्टेटमेंट्स का कॉग्निजेंस लेगा एज एविडेंस। अगर बाकी सारी चीजें कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो उनको एज एविडेंस एक्सेप्ट करेगा और उनके बेसिस पर अपने जजमेंट्स दे सकता है। तो ये बहुत बड़ी सहूलियत है जहां पर प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी और विटनेसेस, विक्टिम्स और यहाँ तक कि एक्यूज्ड भी, उनके राइट्स का ध्यान रखा गया है। जी, मोटे तौर पे दो चीजें जो मैं समझ पा रहा हूँ कि जो पुरानी व्यवस्था थी जहाँ पे कानूनों का उद्देश्य होता था दंड देना, वर्तमान में इसको बदल के न्याय देने की तरफ अग्रसर किया गया है। दूसरा, ये सारे प्रावधानों में टेक्नोलॉजी का जो रोल है उसको ज्यादा जरूरत से इसको परिभाषित किया गया है, जिससे कि वो भी एक महत्वपूर्ण एविडेंस बन सके। क्या इससे हमारे जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं या न्याय की जो प्रक्रिया है उसमें भी तेजी आने की पूरी उम्मीद है? आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। एक हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की एक ये बड़ी कमी रही है कि आज की डेट में नंबर ऑफ केसेस जो कोर्ट्स में पेंडिंग है वो इतने ज्यादा है कि कहीं ना कहीं एक लॉ में एक सेइंग होती है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जी। तो अगर जो जस्टिस में डिले हो रहा है उसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी कि प्रोसीजरल हर्डल्स जो थे। अब इस चीज को प्रैक्टिकली आप समझें, अगर पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है और वो न्यायिक कस्टडी में, जुडिशियल कस्टडी में, हर बार पुलिस को उसको लेकर जाना होता है कोर्ट पर पेशी के दौरान। ये अपने आप में एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अगर कहीं उस व्यक्ति की सुरक्षा से लेकर, अगर आप दिल्ली में देखें पिछले कई दिनों में ऐसे इंसिडेंसेस हुए हैं जहां पर अपराधियों को पेश करते समय कोर्ट में गोलीबारी तक की घटनाएं, ऐसी कई सारी चीजें होती है जहां पर पुलिस को प्रॉपर सुरक्षा का इंतजाम करना पड़ता है और बहुत सारी प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है जो अपने आप में फर्दर डिले का कारण बनती है। जी। अगर
गवाहों की पेशी कोर्ट में, या जो गुनाहगार है, जो एक्यूज्ड है, उसकी पेशी कोर्ट में, या बाकी विटनेसेस के एविडेंस की रिकॉर्डिंग वर्चुअल मोड के थ्रू पॉसिबल होती है, जिसका की प्रोविजन इस नए कानून में है। तो कहीं ना कहीं उस प्रक्रिया को सुगम बनाने की कोशिश की गई है, टाइम एफिशिएंट बनाने की कोशिश की गई है, और हम देखेंगे कि आने वाले समय में इन सारी नए प्रोविजंस की वजह से जस्टिस डिस्पेंसेशन सिस्टम में काफी एक तेजी आई। जी, क्या ये भी मानने के पर्याप्त कारण होंगे कि जो हमारे अदालतों पर मुकदमों का इतना बड़ा बोझ है, उससे निजात पाने की तरफ ये पहला कदम साबित हो सकता है? अदालतों में पेंडेंसी ऑफ केसेस को लेकर जो भी डेलिब्रेशंस में, उससे निकलकर आने वाले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखिए इस प्रकार है। हमारे देश की जनसंख्या और नंबर ऑफ जजेस के अगर आप अनुपात को देखेंगे तो हम आज की डेट में दुनिया में बहुत पीछे। दूसरी चीज, जो जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप में सफिशिएंट नहीं है नंबर ऑफ केसेस को डील करने के लिए। तीसरा, भारत में पेंडिंग केसेस में, और मैं एक जनरल सेंस में बात कर रहा हूँ, 50% से ज्यादा केसेस ऐसे केसेस हैं जिनका की समाधान बगैर कोर्ट की प्रोसेस को अडॉप्ट करे बिना भी हो सकता था, जिसके लिए हमारे अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम, मीडिएशन है, आर्बिट्रेशन, इन सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है कि भारत में ह्यूज पेंडेंसी ऑफ केसेस। एक एलाइड प्रॉब्लम ये भी थी जिसका कि जिक्र आपने किया कि हमारे जो प्रोसीजरल प्रोविजंस वो कहीं ना कहीं इस चीज को इंश्योर करते थे, and I'm repeating, I'm reiterating, इंश्योर करते थे कि जस्टिस डिलीवरी सिस्टम बहुत तेजी से न चले। आप देखेंगे कि कई सारे मुकदमे, खासकर महिलाओं और बच्चों से जुड़े हुए मुकदमों को देखते हुए भारत में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए गए। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाना अपने आप में इस चीज को इंडिकेट करता है कि बाकी कोर्ट्स जो है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स नहीं है, जबकि आइडियल पोजीशन ये है कि हर कोर्ट एक फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए और जस्टिस डिलीवरी एज सून एज पॉसिबल होनी चाहिए। तो जो प्रोसीजरल प्रोविजंस थे हमारे सीआरपीसी में कंटेंट थे, वो इतने रिगरस थे, और शायद उनके पीछे एक रीजन ये भी है कि लॉ में एक पॉपुलर से ये भी होती है कि शायद 100 गुनाहगार हैं, वो अगर छूट जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो इतनी प्रोसीजरल हर्डल्स लगाए गए, प्रोसीजरल फिल्टर्स लगाए गए, जिसकी वजह से ये सुनिश्चित हो जाता है कि कोर्ट से जब किसी को फाइनल सजा मिलती है, ये सिद्ध हो चुका होता है कि उस व्यक्ति ने ही क्राइम कमिट किया है। उसके बाद भी उसको अपीलेट स्टेज में हाई कोर्ट जाने की छूट मिलती है, सुप्रीम कोर्ट जाने की छूट मिलती है, रिव्यू होता है। काफी लंबी एक प्रोसेस है जहां पर किसी भी अपराधी को अपने इनोसेंस साबित करने का मौका मिलता है। लेकिन इस पूरी प्रोसेस में जब हम इनोसेंस को एश्योर करते हैं कि किसी भी इनोसेंट व्यक्ति को सजा नहीं मिलनी चाहिए, उस पूरी प्रोसेस में कुछ ऐसे भी हर्डल्स आ गए हैं जो कि इस तरफ पूरे सिस्टम को लेकर जाते हैं कि यहाँ आज की डेट में लाखों केसेस कोर्ट में पेंडिंग है। और लाखों केसेस कोर्ट में पेंडिंग होने का मतलब केवल केसेस पेंडिंग होना नहीं होता, ये कहीं ना कहीं ट्रांसलेट होता है जहां पर आप देखें लाखों अंडर ट्रायल्स आज की डेट में जेलों में बंद हैं, जिनको की वास्तव में बेल पर उनको रिहा हो जाना चाहिए। कहीं ना कहीं उनके ह्यूमन राइट्स का भी वायलेशन होता है। तो ये अगर आप इसको समग्र रूप में देखेंगे तो ये भले ही छोटी सी शुरुआत दिखाई पड़ती है, लेकिन इसके रेमिफिकेशंस बहुत ही सिग्निफिकेंट होंगे और लॉन्ग स्टैंडिंग होंगे। जी आशीष जी, हमारे सभी श्रोताओं को भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के बारे में इतने सरल शब्दों में उसकी व्याख्या करने के लिए, समझाने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ बात कर रहे थे उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता आशीष कुमार पांडे। धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के महत्वपूर्ण प्रावधानों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता आशीष कुमार पांडे। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अमित गोयल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।